गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सीरीज में ही हैं। वी आर इन द क्विक रिवीजन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स एंड कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अब हम शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां से हम शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, एक रिडीमेबल और दूसरा इरिडीमेबल। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में फर्स्ट थिंग वी विल डू इज वी विल डू द अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकलेगा? फॉर दिस पर्पस वी विल डू व्हाट, प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट पर एनम लेंगे और फिर रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट्स डिवाइड बाय एन, similar to what we did in cost of debenture. ठीक है, whole divide by redemption value plus net proceeds divided by 2 into 100%. ये approximate. दूसरा होता है IRR approach. इसमें हम और भी accurate कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। IRR approach में हम क्या करते हैं, we'll do one step, calculation of present value using two different rates, and then second one is interpolation between those rates. Interpolation में हम कैसे करते हैं, KP is equals to lower rate plus present value at lower rate minus net profits whole divided by present value at lower rate minus present value at higher rate into higher rate minus lower rate. ठीक है, ये हम करेंगे। हमारा मेन मकसद, ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस? ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस इज present value of all cash flows shall be equals to net profits. ये कौन सा रेट हम यूज कर रहे हैं? द रेट विल बी दिस डिस्काउंटिंग रेट विल बी केपी। ठीक है, ये डिस्काउंटिंग रेट को हम क्या बोलेंगे? केपी बोलेंगे। क्लियर दिस? ओके, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। अब हम इरिडीमेबल डिवेंचर की बात करते हैं। इरिडीमेबल डिवेंचर मतलब परपेचुअल डिवेंचर। ठीक है, इसमें कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट पर एनम होल डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट्स। ओके, होल डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट्स, दैट्स इट, खत्म हो गया। अब आपको ध्यान में ये रखना है, फॉर एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स net proceeds shall be equals to P0, current price, and for new preference shares, net proceeds means issue price minus flotation cost. ठीक है, सिमिलरली एक और चीज भी समझना होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट एक्सपेंस, हेंस इट विल नॉट सेव टैक्स ऑफ कंपनी का टैक्स ये सेव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है। अनलाइक किसकी तरह? इंटरेस्ट ऑन लोन्स और डेट्स की तरह नहीं होता है ये। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो आगे बढ़ते हैं, विल डिस्कस अबाउट इक्विटी शेयर कैपिटल नाउ। इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको ये समझना होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट पेड अप कैपिटल, जो हमने शेयर होल्डर से पैसा उठाया उसका। ठीक है, इसमें 7 अप्रोचेज हैं जो हमारे सिलेबस में है, और
पॉपुलर भी यही अप्रोच है, ठीक है। तो सबसे पहला और आसान अप्रोच है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। एज द नेम सजेस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी कि आने वाले एक साल में इंटू 100% कर देते हैं, चलो, क्योंकि परसेंटेज में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आने वाले साल कितना डिविडेंड पर शेयर आएगा, अभी कितना प्राइस है, ठीक है। सिंपल अप्रोच। ये अप्रोच इस एजम्पशन पे आधारित है कि शेयर होल्डर्स लव टू हैव डिविडेंड income only. Second, DPS will be constant. DPS will be constant. This is the assumption for this model. Similarly, there is another model, earnings price approach. इसमें हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं लेंगे, अब पूरा का पूरा अर्निंग्स लेंगे, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस इंटू 100%। तो ये बना अर्निंग्स पर शेयर किसके लिए है? शेयरहोल्डर्स who love to have earnings over dividend, मतलब शेयरहोल्डर्स जो अर्निंग्स को तवज्जो देते हैं, नॉट द डिविडेंड, क्योंकि अर्निंग्स अपना ही तो है, बांटे या ना बांटे अलग चीज है, ठीक है। वो चीज बांट दे या ना बांटे अलग चीज है, बट द अर्निंग्स दैट द कंपनी हैव मेड बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स, ये उनका मानना होता है और वे सच भी है, ठीक है। और एक एजम्पशन इसमें क्या है? ईपीएस विल रिमेन कांस्टेंट, और ईपीएस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब दूसरा है, तीसरा इनफैक्ट, डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। इसको हम गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल भी बोल सकते हैं। इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? के ई इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड डीपीएस बाई current MPS plus constant growth rate, simple D1 by P0 plus G, ठीक है। इसका assumption ये है, dividend will grow constantly for infinite life। सदा के लिए डिविडेंड कैसे ग्रो होगा? कॉन्स्टेंटली ग्रो होगा, ठीक है। तो ये एजम्पशन के साथ हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग्स ग्रोथ अप्रोच इज सिमिलर टू डिविडेंड्स ग्रोथ अप्रोच, बट यहाँ पे शेयर होल्डर्स अर्निंग्स को तवज्जो देते हैं, एज आई सेड, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि अर्निंग्स ग्रो हो कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो इसका एजम्पशन क्या होगा? अर्निंग्स और EPS will grow constantly, ठीक है। EPS ध्यान देना, constantly for infinite life। फॉर्मूला क्या होगा? K equals to expected EPS by current MPS plus constant growth rate in EPS, यहाँ था in DPS, ठीक है। growth rate in EPS, okay। Okay, now CAPM, this is very popular model. As per this model, KE will be calculated by using the formula RF plus beta of the stock RM minus RF,
ठीक है, यहां पे आर एफ का मतलब है रिस्क फ्री रेट, नॉमिनल, नॉमिनल मतलब इन्फ्लेशन इंक्लूडेड, ठीक है। बीटा इज रिस्क कोफिशिएंट, risk coefficient of stock. RM minus RF. Here RM is average return of overall market. Average return of overall market. अब इसमें जो बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ हमने किया है, उसका मतलब होता है सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, ठीक है, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। और केवल आर एम माइनस आर एफ जो होता है इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है। मार्केट रिस्क प्रीमियम आर एम माइनस आर एफ, अगर उसको बीटा ऑफ द कंपनी से मल्टीप्लाई किया जाए तो दैट विल बिकम द रिस्क प्रीमियम ऑफ द कंपनी, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, ठीक है। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच का मतलब ही ये बनता है कि यील्ड और वी कैन से YTM that is realized from the share in past, that yield will be called KE for future। वही चीज फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा, वही रिटर्न फ्यूचर में भी कंटिन्यू होना चाहिए। ऑन दैट बेसिस दैट वुड बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। सो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं रियलाइज्ड यील्ड, रियलाइज्ड YTM using IRR अप्रोच, ठीक है। IRR अप्रोच लगा के हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं रियलाइज्ड यील्ड। अब लास्ट में एक है रिवर्स ऑफ PE अप्रोच, इसमें फॉर्मूला यूज होता है 1/PE, KE इक्वल्स टू 1/PE, ठीक है। ये बहुत ही रेयर सिचुएशन में हम यूज करते हैं। अगर बाकी ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बस केवल इसी का डेटा दिया रहता है, ठीक है, तो उस केस में ही ये अप्रोच यूज होता है। अदरवाइज दिस इज नॉट दैट यूजेबल अप्रोच, बट स्टिल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। K इक्वल्स टू 1/PE। फॉर एग्जाम्पल अगर PE है शेयर का 12.5 टाइम्स, तो KE क्या होगा 1/PE, which is 1/12.5, which is equals to 0.08, therefore equals to 8%, ठीक है। This is how you calculate KE. Now, one more thing, 7 अप्रोचेज है हमारे पास, क्या हम कोई भी अप्रोच कहीं पे भी लगा सकते हैं? आंसर इज नो, इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। बट उसके ऊपर भी अगर हमारे पास 2 अप्रोच अप्लाई करने के लिए डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, वी कैन अप्लाई मोर देन 1 अप्रोचेस फॉर द क्वेश्चन, इस तरीके से डेटा दिया गया है, तो हमें केवल एक अप्रोच या 2 अप्रोच का एवरेज करना है। बट मैं कहूंगा कि आप क्या करना, आप केवल एक ही अप्रोच को उठाना और एक प्रायोरिटी मैं बता देता हूं, उस प्रायोरिटी के हिसाब से आप कैलकुलेट करना। अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास तो प्रायोरिटी क्या होगा, प्रायोरिटी विल बी, हम क्या करेंगे, बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला प्रायोरिटी होगा CAPM, दूसरा प्रायोरिटी होगा गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल जो K इक्वल्स टू D1/P0 प्लस G होता है। उसके बाद थर्ड में आप एनी अदर अप्रोच as per need of question or data
ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। दिस इज समथिंग विच यू कैन डू। ये हमारा प्रायोरिटी, कौन सा अप्रोच हमें यूज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स के बारे में। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग भी शेयर होल्डर का ही पैसा होता है। कॉस्ट, ये जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल उठाने के लिए तो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट किया, शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए, शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए गए। रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन अर्निंग, कंपनी ने पैसा कमाया, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको बांट भी सकता था, नहीं भी बांट सकता था, यानी कि एज ए डिविडेंड दे भी सकता था, नहीं भी दे सकता था। कंपनी के पास चॉइस होता है। अगर डिविडेंड के रूप में दे दिया तो शेयर होल्डर्स के पास पैसे आ गए, शेयर होल्डर्स कहीं और उसको इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। दे कैन एटलीस्ट अर्न at a rate which is average in the market. But अगर कंपनी वो पैसा रखता है, if the company retains that money is something which is reinvested by the shareholders. अगर shareholders वो पैसा reinvest कर रहे हैं, definitely they would expect certain return over there. कितना? That is the question. And the answer is, जो वो पहले पैसा लगा चुके हैं, उसमें जो expect कर रहे हैं, they will expect the similar return on that another money also which is returned by the company. डेफिनेटली, बिकॉज थोड़ी ना पैसे की क्या बोलते हैं उसको, अहमियत चेंज हो गई या उसका इंपॉर्टेंस चेंज हो गया। पैसा तो पैसा होता है, ठीक है। तो उस पैसे से जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी वो तो नहीं हुई, और जितना हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस है उतना ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। जो हम पेड अप कैपिटल में एक्सपेक्ट करेंगे वही चीज हम किस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग में भी कर सकते हैं, और वही हम करने वाले हैं। ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयरहोल्डर्स फ्रॉम पेड अप कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग, एंड बोथ विल बी सेम, कोई फर्क नहीं हुआ, ठीक है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट। कॉस्ट में क्या पार्ट भी आ जाता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्ट, कौन सा पार्ट भी आ जाता है? उसमें आ जाता है कंपनी की फंड मैनेजमेंट कॉस्ट, कंपनी की इशूइंग कॉस्ट, ठीक है। इसकी वजह से कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर से ज्यादा हो, ठीक है। अगर न्यूली इशूड शेयर्स है, उसमें क्या लगेगा? उसमें अंडरराइटिंग कॉस्ट लगेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा, इसीलिए कंपनी की कॉस्ट ऑफ न्यूली इशूड शेयर्स विल बी हायर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयरहोल्डर्स, ठीक है। सिमिलरली, अब रिटेन अर्निंग के बारे में बात करें तो रिटेन अर्निंग में फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? रिटेन अर्निंग में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ही पैसा है, उसको उठाने के लिए बाजार में ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, अंडरराइटर को बुलाने की जरूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये कॉस्ट तो होगा ही नहीं। अगर ये कॉस्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली कंपनी के लिए जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है वो वुड बी सेम एज एक्सपेक्टेड बाय द शेयरहोल्डर्स, ठीक है। क्योंकि बाकी कॉस्ट, जो मैनेजमेंट कॉस्ट है, वो तो बच गया, ओके। और जनरली हम क्या देखते हैं कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट का इश्यू ना आए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। इफ देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जनरली, ठीक है। उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स हम यहां कंसीडर करने वाले। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग? डेफिनेटली जो डिविडेंड फॉरगो किया, उस डिविडेंड को आने के बाद यूज करके जो कमा सकते थे, जितना हम रिटर्न जनरेट कर सकते थे, वही क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स होगा, क्योंकि वो डिविडेंड के रूप में नहीं आया। और उसमें कौन कौन से मॉडल्स यूज होंगे? सारे के सारे मॉडल्स, जो 7 के 7 मॉडल्स हमने ऊपर देखा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, वही मॉडल्स कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के लिए भी यूज किया जाएगा, ठीक है। बट देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। एक और इक्वेशन में आपको दिखाना चाहता हूं कि आर इक्वल्स टू के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इंटू 1 माइनस टीपी। टीपी मतलब पर्सनल टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर डिविडेंड इनकम में पर्सनल टैक्स लगता है तो उसका इफेक्ट यहां आना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड हम बांट नहीं रहे। ब्रोकरेज कॉस्ट, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में ब्रोकरेज कॉस्ट लगता है तो उसका इफेक्ट यहां पे आना चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट,
अगर रेजिंग फंड, रेजिंग कैपिटल में फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है तो उसका इफेक्ट यहां आना चाहिए, क्योंकि रिटेन अर्निंग में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, बाकी चीजें एज कम्पेयर टू के से इतनी सारी जो रेट्स हैं उन रेट से फिर क्या किया जाएगा, के को रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ये काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, बट अगर ये डेटा दिया रहता है तो यू कैन डू दिस इज नेक्स्ट लेवल। बट स्टूडेंट को क्या समझना पड़ेगा, जो 7 मॉडल्स हैं वो हम यूज जनरली करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए जो भी मॉडल था, पहला मॉडल डिविडेंड प्राइस अप्रोच, इस मॉडल के हिसाब से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, D1/P0। यही चीज KR के लिए भी अप्लाई होता है। अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, इसमें E1/P0 इक्वल्स टू KR। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, D1/P0 प्लस G इक्वल्स टू KR। अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल, E1/P0 प्लस G इक्वल्स टू KR। CAPM, इसमें जनरली हम वही चीज RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ठीक है, इक्वल्स टू KR। 6 रियलाइज्ड यील्ड, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, IRR अप्रोच यूज होगा। रिवर्स ऑफ PE, इसमें KR इक्वल्स टू 1/P। ठीक है, सारे की सारी वही चीजें रिपीट हो रही है। क्लियर, वही चीजें रिपीट हो रही है। बट पॉइंट टू बी नोटेड ये है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स दोनों में एक चीज का अंतर है। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल न्यूली इशूड है, इसमें नेट प्रोसीड्स लिया जाएगा। नेट प्रोसीड्स में होगा इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर एग्जिस्टिंग है तो नेट प्रोसीड्स का मतलब ही करंट मार्केट प्राइस होता है। रिटेन अर्निंग में ऐसा दो कॉन्सेप्ट नहीं है। रिटेन अर्निंग में नेट प्रोसीड्स को हम रिप्लेस कर देंगे केवल किससे, P0 से, बस यही फर्क है। ठीक है, ये फर्क है, ये चीज ध्यान में रखना। नाउ लेट्स मूव अहेड। और एक दो पॉइंट्स हमें नोट करना है एग्जाम्स के लिए। कॉस्ट ऑफ डेट हम जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ टर्म लोन्स हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट जिस भी सोर्स से रिलेटेड है, उस केस में हम क्या करेंगे, नेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स करेंगे। नेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो होता है उसमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 - T, वेयर T इज कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कंपनी का जो इनकम टैक्स रेट होता है, बेसिकली 25 और 30%। जो क्वेश्चन में दिया है 40% भी देता है, कभी 50% भी देता है। लॉ नहीं मानता फाइनेंस का क्वेश्चन, ठीक है, तो वो माइनस करना पड़ेगा। अगर आप सारी डिटेल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, डिटेल कैलकुलेशन मतलब रिडेम्पशन एंड वो वाला पार्ट भी, ठीक है, रिडीमेबल बॉन्ड के लिए या डिबेंचर्स के लिए, CA कूपन अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट इंटू 1 - T, कि यहां पे टैक्स सेविंग होने वाला है, तो ये खर्चा कंपनी का कम होगा, प्लस RB माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाई N, ये तो है ही नॉर्मल, जो रिडेम्पशन वैल्यू और नेट प्रोसीड्स का डिफरेंस है वो डिवाइड बाई नंबर ऑफ रिमेनिंग मैच्योरिटी पीरियड, एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। ठीक है, तो 1 - T करना नहीं भूलना है हमें, अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया रहता है तो। बट अगर कंपनी टैक्स एग्जम्प्ट पीरियड में चल रहा है, टैक्स फ्री पीरियड में चल रहा है, यानी कि कंपनी के इनकम के ऊपर कुछ साल के लिए टैक्स नहीं लगने वाला है, ऐसा होता है, नई कंपनी खोल रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री हम खोल रहे हैं, अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कंपनी जो भी अर्निंग्स बनाती है या कमाती है उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता। उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा,
ठीक है, उस केस में विल नॉट से कि वी आर सेविंग टैक्स, क्योंकि टैक्स लग ही नहीं रहा। ठीक है, जो भी खर्चा है फुल अमाउंट इज द खर्चा, उसमें हम 1-T नहीं करेंगे। टैक्स एग्जाम पीरियड में 1-T बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अब बात करते हैं डिविडेंड टैक्स के ऊपर। एक कंसेप्ट है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ये कंपनी को बियर करना पड़ता है। कंपनी जैसे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के नाम के आगे एक रेट लिखा होता है, दैट इज डिविडेंड रेट। ठीक है, उसको अगर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें से आता है पर एनम डिविडेंड का अमाउंट पर शेयर कितना होता है वो। ये तो हमें देना ही देना है शेयर होल्डर्स को। उसके ऊपर कंपनी को टैक्स भरना पड़ता है, वो एडिशनल कॉस्ट हो जाता है कंपनी के लिए। उस केस में फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अलग हो जाता है, फर्क आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो कंपनी का कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट, तो वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो देना ही देना है, प्लस फिर उसके ऊपर भी टैक्स भरना है, कंपनी को टैक्स भरना है। तो इससे फिर एक्स्ट्रा बर्डन कंपनी के लिए आ जाता है, तो दैट यू नीड टू कंसीडर। उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर ऐड किया जाएगा, फिर नॉर्मल कैलकुलेशन किया जाएगा। ये हम कैलकुलेट करते हैं फॉर ई रिडीमेबल के लिए, डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स या डिविडेंड डिवाइड बाय P0 करके। ठीक है, और रिडीमेबल के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिडीमेबल के लिए हम कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जोड़ रहे हैं, बाकी ये जो लॉस एंड इश्यू, लॉस एंड रिडेम्पशन जो भी है, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करके नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया। एडिशनल काम हम ये करने जा रहे हैं, प्लस क्या, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ये रेट है, रेट। ठीक है, रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऊपर का ये जो कैलकुलेशन है ये से निकल के आएगा। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते वक्त भी हमें ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल में डिविडेंड D1 तो ले ही रहे हैं, उसको फिर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स रेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। सपोज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स रेट है 6%, एक्सपेक्टेड डिविडेंड या हम जो डिविडेंड देने वाले हैं दैट इज मे बी 10 रुपीज, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, और 6% जो है 6% ऑफ 10 रुपीज, ये भी हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट हो गया, डिवाइड बाई P0, लेट्स से P0 इज 400, और ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिस शुड बी 9%। तो ये कितना बनेगा, दिस इज 10 प्लस 6% ऑफ 10, तो ये बन जाएगा 10.6 डिवाइड बाई 400 प्लस 0.09 विच इज 2.65% प्लस 9%। तो ये जोड़ के बनेगा 11.65% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन देयर इज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। सेम थिंग इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आल्सो। तो दोस्तों, with this we have completed the calculation of cost of specific sources। हमने 5 डिफरेंट सोर्स का कैलकुलेट किया। एक डिवेंचर्स या बॉन्ड्स का कॉस्ट कैलकुलेट किया, टर्म लोन का कॉस्ट कैलकुलेट किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, इक्विटी का और रिटेन अर्निंग का। अगर सारे सोर्सेस का कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया तो अब क्या बचा, वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि सारा का सारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, सारा का सारा कैपिटल एम्प्लॉयड का एवरेज कॉस्ट क्या आएगा, that is called WACC। along with that we'll calculate कि कौन सा वेट लेना है और कैसे कैलकुलेट करना है वेट while calculating the WACC। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्केड्यूल बनाना। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्केड्यूल जो हम बनाएंगे वो काफी टेक्निकल है, उसमें मैं थोड़ा सा और वक्त भी लूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा भी। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस while calculating the marginal cost of capital as well as preparing the marginal cost of capital schedule। ठीक है, तो अगले क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव फन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंजॉय।